हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम अपना पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा चल रहा था। उसमें मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बताया था। उसमें एक छोटा सा अकाउंट भी देखा होगा आपने, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। टॉपिक क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? जैसे कि आप सुन रहे हैं, रीवैल्यूएशन, किसी भी चीज की रीवैल्यूएशन करना, यानी दोबारा से उसकी वैल्यूएशन करना। तो और दूसरी बात आता है अकाउंट। अकाउंट का क्या मतलब होता है? अकाउंट से मतलब यह है कि किसी भी चीज से रिलेटेड बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, किसी भी चीज से रिलेटेड बिजनेस में जितनी ट्रांजैक्शन होती है, उसको हम उस एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हमारा क्या रहता है? अकाउंट। अब इसका पूरा नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी जो भी चीज बिजनेस में रीवैल्यूड होगी, चाहे वो एसेट हो, लायबिलिटी हो, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो एक ही जगह दिखाना हमारा क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बात करते हैं, कुछ लोगों को पता होगा कि रीवैल्यूएशन किसी करनी है एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स के बारे में जिन लोगों को पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैं समझाना चाहता हूं कि एसेट्स क्या होती है। एसेट्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी फ्यूचर में, आने वाले टाइम में इकोनॉमिक की वैल्यू होती है, फ्यूचर में कुछ ना कुछ फायदा होता है, मॉनेटरी वैल्यू होती है, उस चीज को हम कहते हैं एसेट। और दूसरी बात इसके अंदर, पहला पॉइंट, इकोनॉमिक फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी बात, उस पर्सन का उस चीज के ऊपर राइट होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए, मालिकाना हक होना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि वो चीज उस पर्सन की एसेट्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी होंगी, बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी आपके पास देखने को मिलती होंगी। क्या वो सारी की सारी बिल्डिंग आपकी हो जाएगी? नहीं। कोई ऐसी बिल्डिंग होगी, फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू सबकी है, जितनी भी मार्केट में, जितनी भी हमारे वर्ल्ड में बिल्डिंग है, सबकी इकोनॉमिक वैल्यू है, बट क्या उसके ऊपर आपका ओनरशिप है, राइट है? नहीं। जिस बिल्डिंग के ऊपर आपका ओनरशिप होगा वही आपकी क्या कहलाएगी? एसेट्स कहलाएगी। वो बिल्डिंग आपकी क्या कहलाएगी? एसेट्स। इसी तरीके से बिल्डिंग हो गया, आपका मशीन हो गई कोई, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए मार्केट में, यानी फ्यूचर में हम कभी भी अगर उसे सेल करते हैं तो उसकी क्या होनी चाहिए? कुछ ना कुछ मनी टर्म में रिकवरी होनी चाहिए। उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू, फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू। बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, आपके पास लैंड हो गया, ठीक है, इस तरीके की एसेट्स होती है जिनको हम एसेट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं, एक एसेट्स और मान लेते हैं, जिससे कैश होती है आपके पास, बैंक अकाउंट होता है आपके पास, बैंक में बैलेंस पड़ा है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, बैंक में तो बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। क्या सारे पैसे आपके थोड़ी हैं? आपकी एसेट नहीं है, वो एसेट्स है, बट उस पर्सन की एसेट्स है जिसका उस कैश पे या बैंक में जो अमाउंट है उस पे ओनरशिप है, राइट है। आई थिंक आपको एसेट्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एसेट्स की रीवैल्यूएशन की। रीवैल्यूएशन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, आपने अकाउंट्स की बुक मेंटेन कर रखी है और अकाउंट्स की बुक में आपने बुक वैल्यू ऑफ लैंड कितना दिखा रखा है? 10 लाख। अब इसके हम क्या करते हैं? ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन करते हैं आफ्टर 1 ईयर। तो दो सिचुएशन हो सकती है, आफ्टर 1 ईयर दो सिचुएशन आपकी हो सकती है। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है? इसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख से 12 लाख हो सकती है, 12 लाख। कितनी हो गई? 12 लाख हो गई। इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब हम ये समझते हैं कि लैंड की वैल्यू पहले 10 लाख थी,
1 साल बाद 12 लाख हो गई, तो 2 लाख रुपए का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट का जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। क्लियर? और जहां रिकॉर्ड करते हैं, जहां हम शो करते हैं, वो कौन सा अकाउंट हो जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गई फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन आपकी ये हो सकती है कि वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ लैंड कितनी है, 10 लाख। पहले ये 12 लाख हुई, अब 12 लाख ना होकर के आफ्टर 1 ईयर ही ये कितनी हो जाती है, 7 लाख हो जाती है। कितनी हो जाती है, 7 लाख। तो आपको क्या हो रहा है, 10 to 7 अगर हम जा रहे हैं, आपकी वैल्यू मार्केट में डाउन हो रही है, लैंड की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, 3 लाख का लॉस हो रहा है। कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे हम किससे, 10 लाख से ही। कंपेयर किससे करेंगे, 10 लाख से। इट इज अ बुक वैल्यू, इट इज अ मार्केट वैल्यू। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, बुक वैल्यू आपकी थी 10 लाख की, लेकिन मार्केट में जब हम गए तो हमें पता चला कि इसकी वैल्यू कितनी है, 7 लाख की। तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से रीवैल्यू करेंगे। तो रीवैल्यूएशन में पता चला कि 3 लाख रुपए का हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सिर्फ 2 चीज दिखानी है कि कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। किन चीजों से, एसेट्स एंड लायबिलिटी से। एसेट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं लायबिलिटी की, कि लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए हम करते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए कि अगर आपने किसी से कुछ पैसे उधार ले रखे हैं और वो पैसे आपको किसी को देने हैं, जिस पर्सन से लिए हैं उसको वापस करने हैं, तो वो आपके लिए क्या कहलाती है, वो आपके लिए बन जाती है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं, अब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हम कैश भी खरीदते हैं और क्रेडिट। पहले हम सप्लायर से माल परचेज करते हैं, उसके बाद में हम सेल करते हैं। तो जब हम सामान खरीदते हैं तो वो हम कैश में भी खरीद सकते हैं और क्रेडिट में भी। तो जब हम क्रेडिट में कोई सामान खरीदते हैं, फिर उसकी हमें क्या करनी होती है, 10 दिन 15 दिन बाद पैसे की पेमेंट करनी होती है। उसकी अमाउंट की जो ड्यू होता है उसे पेमेंट करना होता है, किसको, क्रेडिटर को। फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर ए है और वो मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने बी से क्या किया है, परचेज किया है। कितने का परचेज किया है, 1 लाख रुपीज का। कितना परचेज किया है, 1 लाख का। तो ए इज लाइबल, मिस्टर ए इज लाइबल टू पे मिस्टर बी रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए लाइबल है मिस्टर ए किसको पे करने के लिए, मिस्टर बी को। तो ये हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटीज कहलाती है। बैंक से हम लोन ले लेते हैं, वो भी हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन कैसे होता है, तो रीवैल्यूएशन के बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर जो थे वो कितने के थे, 1 लाख के। हमने सोचा 1 लाख रुपए देने हैं, लेकिन वो जो आफ्टर 15 डेज ले लेते हैं, 1 ईयर तो बहुत दिन हो जाएगा। आफ्टर 15 डेज जब वो आता है, वो कहता है कि लायबिलिटी आपकी 1 लाख की नहीं थी, आपकी लायबिलिटी 1,10,000 की थी। वो गलती से मिस्टेक हो गया और हमने कितना लिख दिया था, 1 लाख। अब लायबिलिटी अचानक से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बुक वैल्यू में कितनी रिकॉर्ड कर रखी है हमने, 1 लाख। आफ्टर 15 डेज जब वो मांगने आता है तो हमने देखा कितना हो गया, 1,10,000। तो 10,000 रुपए जो हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, लॉस। लॉस हो गया कितने का, 10,000 का। इसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिटर आफ्टर 15 डेज बाद आए और बोले कि टोटल ज्यादा कर दिया था, 1 लाख कर दिया था, जबकि टोटल थे कितने, 90,000। तो अब हमें क्या होगा बताओ, इसकी बुक वैल्यू कितनी की थी लिख देता हूं पहले,
वही 1 लाख की बुक वैल्यू है। अब लायबिलिटी कितनी हो गई 15 डेज बाद? नहीं, हमने पे नहीं करी है, क्या हुआ है, रीवैल्यूड हो गई है, लायबिलिटी कम हो गई है, टोटल ज्यादा हो गया था, बाद में हमने टोटल कम कर दिया। हो जाती है गलतियां रिकॉर्ड करते टाइम, टोटलिंग करते टाइम। तो अब 10,000 रुपए की अगर लायबिलिटी कम हो जाएगी तो 10,000 रुपए हमें कम पे करने पड़ेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से रीवैल्यूएशन के अंदर रिकॉर्ड करना है आपको लायबिलिटीज और एसेट की। अच्छा, इसके बाद में एक टॉपिक और रहता है हमारे पास, कुछ हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती हैं, कुछ हमारे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती हैं, उनको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट की अगर हम बात करें तो क्या होती है, ऐसी एसेट्स जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है। मान लो बिजनेस में या फिर हमने कोई बिल्डिंग खरीद के रखी हुई है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है और उसकी करोड़ों में वैल्यू है और बाद में हमें पता चलता है तो वो अनरिकॉर्डेड थी। अचानक से आपको 10 लाख रुपए मिल जाए या आपके नाम पे कोई बिल्डिंग हो, आपको पता चले कि मेरे पास 5 करोड़ की बिल्डिंग पड़ी है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अचानक से प्रॉफिट हो जाता है। तो उसे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। क्या थी आपके पास, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है लेकिन वो अचानक से आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा था, आपको 100% श्योर था, आपके लॉयर ने बोला हुआ था, आपके लॉयर ने कह रखा कि ये केस हम जीत जाएंगे, 101% जीत जाएंगे, बट अचानक से वो केस आप हार जाते हो और आपको कंपनसेशन पे करना पड़ता है, वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है। अचानक से आपको किसी को 10 लाख पे करना पड़े तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो हमें किसी को देनी पड़ जाए, ये हमारे पास क्या आएगा, लॉस आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद में अब हम समझ लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर। अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के नेचर के बारे में बोले, ये होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मीन्स क्या होता है, जहां पे आप रिकॉर्ड करोगे क्या, ओनली प्रॉफिट एंड लॉसेस। आपको क्या रिकॉर्ड करना है कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है और कितने का लॉस हो रहा है। इसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर। इट्स लाइक अ नॉमिनल अकाउंट वेयर वी रिकॉर्ड profit and losses. It's clear? Okay. Then we come to the point of revaluation account. फर्स्ट, पहले हम क्या करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट। हर अकाउंट की, या अकाउंट बोले कॉमर्स साइड में 2 साइड्स होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 2 साइड होती हैं। तो अगर कभी भी आपको प्रॉफिट होता है तो हमेशा किस तरफ रिकॉर्ड करना है आपको, क्रेडिट साइड में। आपको अगर लॉस होता है तो लॉसेस किस तरफ रिकॉर्ड करने हैं आपको, डेबिट साइड में। इसी तरीके से अब हम यहां अपना नीचे बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां हम लिखते भी हैं फॉर द ईयर एंडेड। जो भी आपका ईयर एंड हो रहा होगा उस ईयर का एंड का लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 31/3/2020। 2 ईयर होते हैं आपके, ये आपको पता होगा। एक कैलेंडर ईयर होता है जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है, इट्स कॉल्ड कैलेंडर ईयर। और सेकंड आपका होता है फाइनेंशियल ईयर, इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। पर्टिकुलर्स मीन्स वेयर वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस, जहां पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं कि क्या ट्रांजेक्शंस हुई है।
फर्स्ट साइड इज डेबिट साइड, सेकेंड इज, ये हमेशा डेबिट साइड हमेशा लेफ्ट में रहेगा और क्रेडिट साइड हमेशा किस तरफ रहेगा, राइट में। जैसे ये है मेरा, ये लेफ्ट है और ये राइट है। क्लियर। डेबिट मीन्स क्या, डेबिट मीन्स यानी कि जब भी लॉसेस होएगा, जब भी लॉस हो रहा होगा आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड में। जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा होगा आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। क्लियर। इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, हमने स्टार्ट किया, मैंने बताया था कि रीवैल्यूएशन किसी करनी है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। तो एसेट्स की बात करते हैं। अगर एसेट्स हमारी क्या हो जाती है, एसेट्स इंक्रीज हो जाती है, हमारी एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज यानी 10 लाख की एसेट अब कितने की हो जाती है, 12 लाख रुपए की। तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। भाई 10 लाख की जो हमारी लैंड की वैल्यू थी मार्केट में 12 लाख हो जाएगी, तो 2 लाख का हमें क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस तरफ रिकॉर्ड करना होता है, क्रेडिट साइड में। लॉजिकल पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, रटना कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना, रटना कुछ नहीं है, सब चीज लॉजिकल है। प्रॉफिट ऑलवेज रिकॉर्ड क्रेडिट साइड, लॉसेज ऑलवेज रिकॉर्ड डेबिट साइड। वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज हो रही है, किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। क्यों रिकॉर्ड करेंगे सर, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। बाय, यहां लिखते हैं इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ